अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, इन सारी इस वक्त के इशूज को छोड़कर एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस पर चर्चा होना बाकी है और जिसको सारे देश को मिलकर चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दा है बढ़ती हुई आबादी। बहन भाइयों, इस वक्त भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। हम चीन को पछाड़कर दुनिया में नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन किसमें? बढ़ती हुई आबादी में। और यही आबादी भारत के लिए जी का जंजाल भी है और कुछ जगहों पर ये असेट भी साबित हो रही है। हम इन दोनों मसलों पर आज खुलकर इस डिबेट में चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, तमाम धार्मिक, सांप्रदायिक, आपराधिक और भी तमाम मामलों के बीच एक मुद्दा है जिस पर इस देश में सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। जाति, पंथ, मजहब, कास्ट, तमाम राजनीतिक मतभेद, दुराग्रह, आग्रहों के बीच इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि इस देश की बढ़ती हुई आबादी इस देश के लिए किस कदर गंभीर बन गई है और इस देश के लोगों के लिए किस तरह से परेशानी का कारण बनती जा रही है। बहनों भाइयों, बढ़ती हुई आबादी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुद्दा हो ना हो, लेकिन भारतीय समाज के लिए ये एक बेहद ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए। हम जब तक अलार्म न बजे तब तक चीज़ों को समझते नहीं हैं और ये अलार्म बजाया है यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने चीन को हरा दिया है, लेकिन किसमें? जनसंख्या के मामले पे। 142 करोड़ का ये देश, 1 अरब 42 करोड़ या इससे भी ज़्यादा, दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत। बहन भाइयों, ये बढ़ती हुई आबादी भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, औद्योगिक विकास और सामाजिक स्तर यानी जीवन शैली के विकास में बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली थी उसके 3 साल बाद हुए सेंसस में 1951 में हम महज 32 करोड़ थे। नोट करिएगा। और फिर अगले 50 साल यानी 1981 में हम हो गए 68 करोड़। कितना बढ़े? 36 करोड़ थे, 68 हुए, कितना बढ़े? 32 करोड़ बढ़ गए। और अब जो मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं वो गौर करिएगा। 80 से जो 90 का दशक है, ये दशक वो है जब असली जनसंख्या विस्फोट होता है। 80 से 90 का दशक, इस दौरान भारत की आबादी बेपनाह बढ़ी, ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हुआ। और बहनों भाइयों, 1991 से लेकर 2001 के बीच और उसके बाद और आज़ादी मिलने से लेकर अब तक हम 112 करोड़ बढ़ चुके हैं। 70 सालों में भारत की आबादी 1 अरब 12 करोड़ बढ़ गई। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे भूभाग में और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तंत्र और जो एक बेहतर जीवन शैली देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कितने लोगों के लिए है? भारत का वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर जो सामान्य जीवन मूल्यों के सूचकांक पर आधारित है, वो सिर्फ 40 करोड़ लोगों को एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। कितना? 40 करोड़। वो भी मैं अपर लिमिट बता रहा हूं आपको। लेकिन हम हैं कितना? 142 करोड़ से ऊपर, यानी 100 करोड़ का अतिरिक्त भार भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, हमारी खाद्यान्न व्यवस्था पर है, हमारे औद्योगिक विकास पर है। और समाज में ये बढ़ती हुई जनसंख्या ये एक विस्फोटक रूप अख्तियार कर चुकी है। वैज्ञानिक बताते हैं, शोधार्थी बताते हैं और रिपोर्ट बताते हैं कि अगले 40 साल भारत की जनसंख्या में ये वृद्धि लगातार जारी रहने वाली है। इसका डाउन ग्राफ 40 साल के बाद आएगा। जब हम 2100 में होंगे, आज 2023 में है, तब हम 1.5 अरब होंगे। तो डाउन ग्राफ भारत का शुरू नहीं हुआ, अभी पीक आना भारत में जनसंख्या विस्फोट के मामले में बाकी है। यह एक बड़ी गंभीर चिंता का प्रश्न है, लेकिन इस विषय पर हमारी उदासीनता, हमारे धार्मिक पहलू, हमारी आस्थाएं, हमारी मान्यताएं और हमारी खुद की समझ, बहन भाइयों, बेहद चिंता में डालने वाली बात है। लेकिन वर्तमान दौर के परिप्रेक्ष्य में आपके दिमाग में भले ये बात घुस न रही हो, आपको आज की डिबेट भी अटपटी लग रही हो,
क्योंकि आपको मसालेदार चीज़ों की आदत लग गई है। बुनियादी मुद्दे, वो मुद्दे जो आपको और आपकी पीढ़ियों को और आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा हिंदुस्तान, कैसा उत्तर प्रदेश और कैसा शहर और कैसा समाज देकर जाएंगे, इस पर शायद आप चिंता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस पर चिंतन मनन करना ही चाहिए। यही वो पीढ़ी है बहनों भाइयों जो हमारी आपकी है, जो इस पर निर्णय लेगी जिस पर भारत का आगे आने वाला भविष्य टिका हुआ है। यह कोई सामान्य समय नहीं है। आबादी के मामले में बहनों भाइयों यह निर्णायक वक्त है, और ये निर्णय किसे लेना है? हमें और आपको, हमारी पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को। आबादी के मामले में इस पीढ़ी का नियंत्रण ही हमें बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। लेकिन भारतीय समाज में जागरूकता का अभाव, धार्मिक कट्टरता, चीज़ों को आस्था से जोड़ने की कोशिश, यह भारतीय समाज में बहुत विचलन उत्पन्न कर रही है। और हमारी बढ़ती हुई आबादी बहनों भाइयों असेट नहीं है। कुछ लोग इसको असेट मानते ही असेट नहीं है। इस सच्चाई को अमेरिकी उपमहाद्वीप ने 50 साल पहले समझ लिया था, और 6 दशक पहले इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था यूरोपियन कॉन्टिनेंट ने। उनके समाज, उनकी आर्थिक सामाजिक प्रगति, उनका भौगोलिक विकास, ये सब चीज़ें बताती हैं कि हम दुनिया से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, हम दुनिया से सबक नहीं लेना चाहते हैं, और दुनिया के जो आर्थिक विकास के और सामाजिक जीवन शैली के जो सूचकांक हैं, हमें शायद उसकी परवाह नहीं है। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर जीवन शैली का हकदार इस धरती पर उत्पन्न होने वाला हर एक व्यक्ति है। भारत भूमि पर उत्पन्न होने वाला हर एक व्यक्ति है, हर एक बच्चा है, उसे बेहतर जीवन मिलना चाहिए। लेकिन ये हम कब इंश्योर करेंगे? जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास संसाधन है 40 करोड़ के लिए, हम हैं 142 करोड़। ये तो वही बात हुई कि आपके घर में कमरे 2 हैं, रहने के लिए सिर्फ 4 आदमियों की व्यवस्था है, और आप 12 से 15 लोग हैं। तो आप कल्पना करिए कि आप किस तरह का जीवन जीने वाले हैं। देश में यही हो रहा है, और ये चिंता का प्रश्न है। तमाम राजनीतिक विमर्शों से हटिए भाइयों और बहनों, और इस पर विचार करिए। इस पर सब लोग विचार करें। हर काम मनोरंजन के लिए, हर काम धार्मिक कट्टरता के लिए ना करिए। कुछ विषय और कुछ चीज़ें, हमारे आपके आज के फैसले हमारा आपका आने वाला मुस्तकबिल ठीक करेंगी। इसलिए इस पर चिंतन भी करिए, मनन भी करिए और सोचिए। कुछ बयान सुनिए आप। जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या पे कंट्रोल होगा तभी विकास होगा, तभी अच्छे से आदमी का जो औसत स्तर है कमाई का वो भी अच्छा होगा। विश्व में जो भारत की जनसंख्या अभी नंबर 1 जा रही है, ये मैं एक डिजास्टर की तरह देखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, और इसमें इतनी जनरेशन होना, इसका मतलब है कि उनको खाने की भी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको जॉब की भी प्रॉब्लम होने वाली है। जनता जो नंबर 1 एक हो गई है भारत की, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो हमारे संसाधन है उनको देखते हुए, हॉस्पिटल सारी फैसिलिटी देखते हुए, ये बहुत ही गंभीर विषय हो चुका है। इसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई कानून ऐसा लाना चाहिए जिससे कि ये पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके और देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखने का है कि इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, आगे आके और भी सब कुछ में, काम में, फाइनेंशियल में, सब कुछ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको इंडिया गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए एक बिल पास करना चाहिए, और एक फैमिली में मतलब एक हस्बैंड वाइफ में 2 बच्चा होना जरूरी होता है। मतलब ऐसे करना, लागू करना चाहिए। इंडिया नंबर 1 पे आ गया है, वैसे तो काफी अच्छी बात है, बट सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ना इज नॉट इनफ। हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी उसके साथ साथ बढ़ना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को काफी अच्छे इनिशिएटिव लेने चाहिए, जिस हिसाब से चाइना ने काफी सारे इनिशिएटिव लिया कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन, वैसा अपन को भी लेना चाहिए, वरना अपन अपने रिसोर्सेज को सही से शायद तक से आने वाले समय में यूटिलाइज ना कर पाए। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट है बड़ी महत्वपूर्ण। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से, आशुतोष वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह हैं, और राहुल सिंह बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ, हम नंबर 1 बने, लेकिन किस मामले में? आबादी में। और ये बढ़ती हुई आबादी कितनी बड़ी समस्या है, इसको हम सब बेहतर जानते हैं। ये अवेयरनेस की कमी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे में ये ना होना, ये देश और समाज के लिए कितना घातक है।
देखिए, निश्चित रूप से जनसंख्या जो है वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के तुलना में ज़्यादा है और ये एक समस्या है। इसके लिए प्रजनन दर कम हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और भारत के संदर्भ में एक दूसरा नज़रिया भी लोग देखते हैं कि जैसे मानव संसाधन आज दुनिया में आवश्यक माना जाता है, तो वो एक पहलू है। और देश को देखते हुए देश की संस्कृति एक सी रहे, तो मुझे लगता है कि जनसंख्या का अनुपात देश में रहने वाले सभी समुदायों के बीच में एक सा रहे तो देश बेहतर रहेगा। देश की संस्कृति, देश की परंपरा, देश की विश्वास, देश के मूल्य भारत जैसे बने रहे, ये आवश्यक है। लेकिन अगर हमको आगे आना है तो ये जो हमारी जनसंख्या है इसको स्किल्ड करने की ज़रूरत है। और इसके लिए कैसे अपनी जनसंख्या को हम और बेहतर बनाकर उसको स्किल्ड करके उसको, आप स्किल्ड करना चाहते हैं या जनसंख्या कम हो, इसके बारे में कोई इफर्ट? देखिए, हम दोनों काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि और इसके मूलभूत काम हमने किए हैं। देखिए, हम पूरे देश के अंदर हर घर तक बिजली पहुंचा चुके हैं। अब हम हर घर तक नल से जल पहुंचा रहे हैं। हमने ही इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना लाए, अटल बिहारी वाजपेयी, और हर गांव को सड़क तक जोड़ा। यातायात के साधन हमने विकसित किए और हमने स्कीम चलाई कि सबको शौचालय मिले। शौचालय के आधार पर सबको मूलभूत सुविधाएं मिले। देश में रहने वाले हर बेघर को घर मिले। सबको स्वच्छता का पूरे आपने देश ये नहीं बताया कि बढ़ती आबादी कैसे रोकें। देखिए, मैं अगर मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगा, और रोकने की बात होगी तो उस पर भी मैं बात करूंगा। देखिए, शिक्षा नीति में परिवर्तन किया है। स्किल्ड लोगों को बनाने के लिए, स्किल के लिए पूरे देश के अंदर इस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। और मेडिकल की सुविधाएं बहुत बेहतर हो, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए भी काम किया है। एक रिमार्केबल बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवजात शिशु और बाल मृत्यु की दर घटी है। यह भी एक बड़ा कारण है कि देश के अंदर जनसंख्या बढ़ी है। 2012 के अंदर एक साल में कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर थी वो 1000 पर लगभग 42 थी और 2020 आते आते वो प्रति 1000 28 रह गई है। तो इसमें भी जो कोई इनिशिएटिव, कोई ड्राइव, कोई योजना, कोई स्कीम आप लोग चला रहे हैं जिससे पब्लिक में अवेयरनेस हो? देखिए, निश्चित रूप से अवेयरनेस है, लेकिन देश के साथ अगर मूलभूत विषय पर बात की जाएगी तो अभी हमारे पैनल में ये डिरेल हो जाएगा। मैं कहूँगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है और वहाँ बहुत तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर उन्होंने जनसंख्या के नियंत्रण के लिए बेहतर कानून बनाए हैं। राजनीतिक आधार पर उसका विरोध होता है, लेकिन इन दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे आवश्यकता है कि जो देश की जनसंख्या है, जो हमारे लोग हैं, वो बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका उपयोग भी कर पाएंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में ये बात है कि हमें बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रण में लाना चाहिए, या फिर जैसा संजय चौधरी कह रहे हैं कि उनका फोकस स्किल्ड करने में ज़्यादा है? आबादी घटे, इसको लेकर बहुत कंसर्न शो नहीं किया बीजेपी ने। आबादी घटे इस बारे में सोचना नहीं है कि आबादी की जो दर जिस तरीके से बढ़ रही है वो घटे। हालांकि जो यूएन ने जो प्रोजेक्शन दिया है उसने कहा कि जो सन 80 से लेके सन 90 के बीच में जिस प्रतिशत से बढ़ रही थी, आगे आने वाले 2020 से लेके 2030 में उससे कम बढ़ेगी, लेकिन बढ़ रही है और हम विश्व में बड़े स्तर पे हैं। ब्रजेश जी, कई रिसर्च हुई है इस पे, जनसंख्या वृद्धि के इसमें जो प्रमुख कारण पीयू रिसर्च पे निकल के आया था, उसमें सबसे बड़ा कारण निकल के आया था वो है अशिक्षा। जितनी ज्यादा शिक्षा का रेट कम होगा उतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ी होगी। पूरे देश में शिक्षित वर्ग में सबसे आगे आता है केरला, और जिस नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट या जन्म दर शिशु की बात कर रहे हैं, जब हम लोग पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, उस समय का मैं डाटा बता रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले केरला का नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट इंग्लैंड से भी अच्छा था, और आज भी कमोवेश वैसा ही है, क्योंकि शिक्षा ज्यादा है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन रेट भी बहुत कम बढ़ती है। देखिए, आबादी का संतुलन भी ठीक नहीं है। आपने अच्छा किया ये मसले पर। आप साउथ के स्टेट देख लीजिए,
और नॉर्थ में हाँ, हमारे आप- यहाँ देख लीजिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश और यहाँ बिहार। विस्फोट है। आज जो उत्तर बात प्रदेश, कह रहे हैं बिहार में संजय चौधरी, विस्फोट। दरअसल ध्यान यहाँ देना चाहिए, यूपी और बिहार में आबादी असंतुलन में इन दो राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो राजनीतिक बातें कर रहे हैं। दूसरी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर का सुधार में अगर कॉमन आदमी के नहीं आएगा तो हम ये मान ही नहीं सकते कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में उससे बात करेंगे। वो अपनी दिनचर्या और जीवन के स्तर में आप ये इस अपनी बात से जिंदगी गुजार सहमत रहा हैं कि बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए बहुत बड़ी विपदा है? बिल्कुल दुविधा है, और क्योंकि कोई भी चीज बढ़ रही इसको है कैसे कंट्रोल किया वो जाए? दुविधा है। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये दो चीजें अगर हम अपना एजुकेशन लेवल, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तीसरा जो गर्भ निरोधक हमारी जो चीजें हैं उनके बारे में जो नॉलेज है, या तो हम जरूरत से ज्यादा शर्मिंदगी दिखाते हैं लेकिन बच्चे पैदा करने में नहीं दिखाते, तो उसकी जो नॉलेज है, क्या आप लोग ऐसा कर contraceptive सकते हैं की कि इस बहुत पर खराब। अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर आप लोग एक फोरम पर आए, बजाय ये कि होना हिंदू चाहिए। की आबादी मुझे बढ़ी लगता कि है कि, मुसलमान की बढ़ी? एक राजनेता होने के नाते और एक चिकित्सक होने के नाते मुझे लगता है कि इसमें ना कोई भाजपा है, ना सपा है, ना कांग्रेस है, ना कोई पार्टी है। इस पे एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्योंकि हमें शुक्रिया अपने आपका भविष्य, डॉक्टर अपनी वर्मा। पीढ़ियों के लिए सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सुषमा सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। सुषमा जी, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बन गई है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया कि अब हम दुनिया में नंबर 1 हैं, लेकिन किस मामले में? चीन से आगे निकल गए आबादी के मामले पे। क्या ये सही वक्त है कि भारतीय समाज को अब जाग जाना चाहिए और बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण तत्काल बेहद आवश्यक है? सबसे पहले आपको नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हमारे पास जमीन मात्र 2% है, पानी मात्र 4% है और आबादी हमारी 20% है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जितने हम सब लोग एक दूसरे को इस डिबेट में बात भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा से दूर अगर हम बात करें, 86,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। अगर हम देखें कि पूरे साल में कितने बच्चे पैदा होंगे, तो लगभग 3 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या के ऊपर अगर हम नियंत्रण नहीं करते हैं और कानून नहीं बनाते हैं, उसका जो असर है वो हर व्यक्तिगत आने वाली जनरेशन के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा अपना मत ये है कि जनसंख्या की एक समग्र नीति बननी चाहिए जो समान रूप से सब पे लागू होनी चाहिए, और एक बार बनने के बाद किसी भी प्रकार की छूट उस पर होनी नहीं चाहिए। 2 बच्चों के कंसेप्ट से हमें बाहर आके अब 1 पे जाना चाहिए, ये सही वक्त है? ये तो संभव है नहीं, क्योंकि जैसा क्यों नहीं संभव है? जब चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। Why हम not? कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम 2 बच्चों तक सार्थक रूप से नहीं आते हैं, एकदम 1 बच्चे तक आना मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, संभव नहीं है। हमें, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के बाद इसके खतरे भी बहुत है, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जब तक प्रजनन दर 1 से नीचे नहीं आएगी मैडम, तब तक आप इस विस्फोट को और इसके दुष्प्रभावों को रोक नहीं सकती। मैंने ये नहीं कहा कि 1 पे नहीं आना चाहिए। मेरा ऐसा अपना मत है कि हमें एक बार महिलाओं को भी शिक्षित करना चाहिए, और कुछ समय के बाद हमें इससे शुक्रिया जाने आपका। की भी मैं इस आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप लोग भी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनसंख्या वृद्धि को लेकर आप लोगों के कोई थॉट प्रोसेस हैं, आप लोगों की कोई सोच है, कोई विज़न है कि हमें इसको कैसे हैंडल करना चाहिए और समाज को क्या करना चाहिए? आप लोग अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं और आपके ये एजेंडे में भी है या नहीं? देखिए, जितने भी अच्छे लोग होंगे, जो देशभक्त होंगे, उन सब के एजेंडे में देश की जो ज़रूरतें हैं, जो देश की समस्याएं हैं, वो होंगी। तो हम भी अपने को जिम्मेदार नागरिक मानते हैं। हमारी भी जो एजेंडा है उसमें ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब बातें हैं। सर, जब 1951 में पहला सेंसस हुआ था तो उस वक़्त कुछ इलाकों के सेंसस अलग हुए थे और कुछ पूरे भारत में, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह का अलग हुआ था। तो हमारा जो
जो पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 36 करोड़ 10,88,000 कुछ 100, जिसपे जो अनुपात निकाला गया था वो 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं। अब 51 से हमको यहां तक पहुंचने में, विश्व में नंबर 1 बनने में हमको 70 साल लगे। अगर हम ईमानदारी से कोशिश करें और सब मिलकर कोशिश करें तो हमको 70 ही साल लगेंगे अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। ये सब जानते हैं कि देश में संसाधन सीमित हैं, ना जल बढ़ाया जा सकता है, ना फसल बढ़ाई जा सकती है, ना लैंड बढ़ाई जा सकती है। हमको इसी में सबको रहना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आसिम वकार की प्रॉब्लम, आसिम वकार की समस्या, ब्रजेश मिश्रा जी की समस्या, तो पॉपुलेशन हो सकती है इस पे कंट्रोल। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनकी ये मसला ही नहीं है। इनका तो जो एजेंडा है वो मुसलमान है कि मुसलमान से कैसे, मुसलमान को कैसे नुकसान पहुंचाए, मुसलमान से कैसे लड़ें। तो सर पहले तो एजेंडा फिक्स कीजिए। सरकार जो होती है सारे एजेंडे उसके होते हैं। सरकार अगर ईमानदारी से काम करेगी और सरकार अगर क्या समस्या हम का ऐसा हल कर चाहेगी सकते हैं वकार साहब तो वो हल हो सकता है। सारे राजनीतिक मतभेद भुलाकर इस मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, ना राजनीतिक विमर्श और ना धार्मिक या सांप्रदायिक मसले। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, देश का प्रत्येक नागरिक सरकार की बनाई हुई स्कीमों के साथ खड़ा होता है, लेकिन अगर वो स्कीमें ईमानदारी से बनाई जाएं। हम तो समस्या को निदान के लिए खड़े हैं। हम तो चाहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल हो, लेकिन अगर सरकार इस पर सीरियस नहीं है और सरकार चाहती है मुसलमान कंट्रोल हो। भाई जब सब लोग अतीक अहमद तो आप पर डिबेट अंदाजा कर रहे लगाइए हैं कि तो जब हम आप इस ईमानदारी जनसंख्या से- वृद्धि को कैसे हैंडल किया जाए इस पर डिबेट लेकर आए हैं। तो कुछ सोचकर ही आप लोगों को सर बुलाया है ना। बिल्कुल सही। आप लोग सुझाव मैंने भी दीजिए, कहा आपसे ना कि कि आप आरोप सीरियस लगाइए। हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं जागरूक कर रहा हूं। आरोप लगाना अलग बात होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सरकार के फैसले के साथ खड़ा हो जाऊंगा, सर के बल खड़ा हो जाऊंगा। आप सही से निदान तो लाइए। एक बच्चे की पॉलिसी का वक्त आ गया है। कंट्रोल करने का कोई ऐसा कानून तो लेके आइए। एक बच्चे की पॉलिसी का वक्त आ गया नहीं, वक्त तो सर 30 साल 40 साल पहले ही आ गया था। ओके, और आप सपोर्ट करेंगे अगर ये ऐसी वक्त कोई तो पॉलिसी 30-40 लाने साल की पहले ही आ गया सरकार था। कोशिश करती है तो? नहीं सर, सरकार नहीं कोशिश कर रही है, ब्रजेश मिश्रा जी कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये बता दें आपसे। हम आप सबका परेशान देश ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री जी परेशान नहीं है। नहीं, होम मंत्री, गृह मंत्री जी परेशान नहीं है, आप परेशान ज्यादा हैं। हम ज्यादा परेशान हैं। यहाँ हमारे भाई बैठे हैं सुशील दुबे जी, ये ज्यादा तो मैं परेशान अतीक अहमद होंगे। पर डिबेट करता तो ज्यादा बाकी अच्छा लोग रहता। परेशान है, लेकिन अभी मैं परेशान दिख रहा हूं आपको। अरे देश की समस्या है, मुझे परेशान होना स्वाभाविक है, फिक्र है मेरी और आपकी भी है। नहीं, मैं भी परेशान हूँ। हाँ यस, मैं भी परेशान तो कह रहा हूं आप लेकिन परेशान। मैंने आपसे कहा ना कि आप मेरी बात, मेरी तकलीफ को समझिए, मेरा दर्द समझिए। मैं कह रहा हूं कि जो देश की समस्याएं हैं, सरकार उन पे कानून बनाएगी कि आसिम वकार बनाएंगे। सर आप उल्टे हाथ से खेलते हो तो मैं कई भाई बार आपका उसको समझ काम नहीं था पाता। देश को जागरूक करना। नहीं, आपका काम था इस मुद्दे पे बहस करना। मेरा काम था अपनी राय Thank दे you. देना। लेकिन कानून तो सरकार बनाएगी ना। हाँ ये उचित आसिम बात। वकारी कौन सुनेगा? आई डू एग्री विद यू। आपसे मैं सहमत हूं कि इस पर इनिशिएटिव सरकार को लेना है। उमाशंकर पांडे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आप लोगों की पार्टी यानी जो लार्जेस्ट अपोजिशन है कांग्रेस, वो इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन रखती है कि हमें जनसंख्या वृद्धि के जिस मुहाने पर हम खड़े हैं, इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, अब आप कहाँ आ गए हैं? दुनिया में नंबर 1 70 साल में, ये आपके अचीवमेंट्स हैं? ब्रजेश जी देखिए, ये खतरा पहले से ही था। इसकी उम्मीद और इसका जो परिणति होने वाली थी, देश के महान वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से इसकी परिकल्पना की थी। और इसीलिए 60 के दशक में ही कांग्रेस पार्टी ने परिवार कल्याण और परिवार नियोजन 2 विभाग बनाए थे। परिवार कल्याण पर चूंकि जनता का रुझान था, लोग उस तरफ जागरूक थे, बीमारियों के प्रति लोग सतर्क हुए, बीमारियों से डरे, तो परिवार कल्याण तो आगे बढ़ा उसके। और लेकिन परिवार नियोजन पर जो कांग्रेस पार्टी ने दूसरा प्रोग्राम शुरू किया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जिसके लिए इंदिरा जी ने विभाग बनाया, उसमें
जनता का अवेयरनेस विभिन्न कारणों से, धार्मिक कारण भी थे, सामाजिक कारण थे, डॉक्टर आशुतोष जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, शैक्षिक कारण थे, तमाम कारण से जो सोशल फैक्टर थे, उस कारण उस पर उतनी जागरूकता नहीं आ पाई और जनसंख्या संजय गांधी का वो अभियान सही समय पर था, नसबंदी? मुझे लगता है और देश की जनता भी आज समझ रही है कि वो सही टाइम था जब परिवार नियोजन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाना चाहिए था। अब वो इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम हुई कि ज्यादतियां हुई, जिसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना पड़ा। हम सब उस चीज से अवेयर हैं। तरीका अगर वैसा नहीं होता कि जनता भी साथ देती तो शायद आज हम इतने बड़े जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर नहीं खड़े होते। परिवार नियोजन का भी काम अगर परिवार कल्याण की तरह जनता उसमें जुड़ गई होती, हमने बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम किए, नारे आप याद करिए, बच्चे दो ही अच्छे, ये कांग्रेस पार्टी का नारा था और पूरे देश में इस नारे को फैलाया। तो लेकिन आप कोई बात क्यों नहीं करना चाहता इस विषय पे, पॉलिटिकल पार्टी विशेष तौर पे? देखिए उसके दो कारण हैं। मैंने एक कारण बताया, जो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान हुआ, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम के कारण ऐसा रहा होगा। अधिकारियों का वो जो खाना पूर्ति का काम चलता है इमरजेंसी का, वो कारण रहा था। आज धार्मिक कारण भारतीय जनता पार्टी आप ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त हैंडलिंग ठीक नहीं थी? नहीं। देखिए अधिकारियों का काम करने का तरीका क्या आज बदल गया क्या? अब तो वो मैं मान सकता हूं कांग्रेस मतलब पार्टी, आपकी नीयत अच्छी थी लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन गलत बिल्कुल हुआ। मैं इससे एग्री हूं। हमारा नीयत भी अच्छा था और हमारा दूरदर्शिता भी हमारी अच्छी थी। दूसरे चरण में आपको मौका, हमारी दूरदर्शिता भी अच्छी थी। और एक बात मैं और कहूं ब्रजेश जी, अगली बार के लिए नहीं लास्ट बात 10 सेकंड लूंगा। संजय चौधरी जी तमाम बातें कर रहे थे, मैं थोड़ा कह दूं, इनका एक योगदान इनका भी है जनसंख्या घटाने में, जो इन्होंने बड़ा अच्छा किया। भारत अभी 2023 का जो हैप्पी इंडेक्स और स्टारवेशन इंडेक्स आया है, भुखमरी, उसमें भारत ने बड़ा लंबा छलांग लगाया। उसमें भी किसी दिन उस पे अगर नहीं, इसी से जुड़ा पार्ट है। अगर भुखमरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ाती तो जनसंख्या और बढ़ जाती। अगर लोग खुशहाल होते तो जनसंख्या और बढ़ जाती। राहुल तो लोगों को मार कर इन्होंने मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। संजय जनसंख्या जी रुकिएगा, राहुल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। वो बढ़ती हुई जनसंख्या और अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में हमें बताएंगे। राहुल जी, ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आया? अब तो हम नंबर 1 हो गए हैं, ऐसे हालात में जो भारत की जनसंख्या है और भारत की अर्थव्यवस्था है, इसमें तालमेल का बड़ा अभाव दिखता है। आप इसे कहाँ देखते हैं? राहुल सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? ओके, राहुल सिंह से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम कोशिश करेंगे उन्हें कनेक्ट करने की। सुशील दुबे जी, इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल पार्टी कुछ साफ साफ ओपिनियन देने से बच क्यों रही हैं? आपने देखा, मैंने हर तरह से पूछा, लेकिन इन लोग का एजेंडा कुछ और है। सबसे पहले मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, आपको साधुवाद देता हूं कि जो आपने पीछे बैकग्राउंड लगाया आज जी, नेशनल प्रॉब्लम का जो नेशनल आपने बैकग्राउंड लगाया है, शुक्रिया आपका। ये एक पॉजिटिव सोच का ही व्यक्त कर सकता है। अभी आपने एक बात और कही कि लोग मसालेदार खबरों के आदी हो चुके, बेशक आदी हो चुके, अतीक अब वही मसालेदार खबरों के तमाम और पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं ये भी इसी मसालेदार चीज़ों के आदी हो चुके हैं। आप यहाँ आप देख लीजिएगा, इस पर दुनिया भर का लोग गीता ज्ञान देंगे। इतनी बड़ी भयानक समस्या को हम लोग कीड़ों तरीके से चलने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में मैं श्रद्धांजलि देता हूँ स्वर्गीय संजय गांधी को, नहीं समझ पा रहे, वरना तो ये 25 साल पहले ही यह हाल हो चुका होता। और ब्रजेश जी, अभी हमारे संजय चौधरी जी ने जो चीज़ बताई, इतनी सुविधाएं देने के बाद, उसके साथ साथ 5 किलो राशन फ्री देने के बाद, उसके बाद कोरोना का सीन देखने के बाद, उसके बाद टोटल 24 घंटे खाली रहने के बाद, अगर ये जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? और ब्रजेश जी, जो अभी हमारे मित्र ने कहा, जो जनसंख्या वृद्धि रोकने के जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, सुषमा जी हैं, जनता इस बात को समझ रही है जो हम आप यहाँ डिस्कस करने, मैं वही आ रहा हूँ, मैं बड़ी कड़वी जगह पर आ रहा हूँ एकदम। उन फैक्ट्रियों को तत्काल बंद करके पालना घर बना देना चाहिए और उनमें ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं इनको नर्सरी की शिक्षा के लिए दे देना चाहिए, जिससे शहरी राम और अल्लाह अकबर ना करे। आप सुनिए, ये समस्या तब तक रहेगी ब्रजेश जी जब तक मुसलमान वर्ग का मौलाना अंदर खाने कहेगा कि अल्लाह की देन है, जो चाहो करो, और जब तक हिंदुओं का साक्षी महाराज, उमा भारती, प्रज्ञा ऐसे लोग कहेंगे कि मुसलमानों से खतरा है, 12 बच्चे पैदा करो। इस मानसिकता को जब तक हम लोग नहीं खत्म करेंगे, और वो मानसिकता खत्म कर पाएगी इस देश का कानून, इस देश का निजाम। और सुनिए, 2 पीएम हमारे अविवाहित, कई सीएम हमारे अविवाहित, कई हमारे साधु संत अविवाहित,
तमाम संख्या विवाहित, उसके बाद ये जनसंख्या का ये विस्फोट। एक अगर आप घर में, मैं अभी भी देखता हूं कि जितना एग्रेसिव इस मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, होने चाहिए, नहीं है और नहीं होगी की कोशिश। यही नहीं ऐसा लगता है कोई नाराज हो जाएगा ये लोग मुद्दा उठाएंगे ऐसे सार्थक चैनल पर, भारत समाचार ऐसे सार्थक चैनल पर अभी एक मत नहीं है, आप देख लीजिए। और अभी जब संसद में जब चीजें होंगी, पूछो कि शाइस्ता कछार में छिपी है कि खाड़ी के रास्ते भागी, अभी सब देश में जब तक ये दो सब बोलने लगेंगे अभी देश में, ब्रजेश जी, देश में जब तक ये दो मानसिकता के लोगों को नहीं खत्म किया जाएगा, एक वो मौलाना कट्टर और एक कट्टर हिंदू, जब तक ये नहीं आह्वान करना उनको रास्ता लगे, जो ये कहे कि आबादी बढ़ाओ, उस पर रास्ता तत्काल। राहुल सिंह मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। राहुल जी, ये जब जनसंख्या बढ़ती है किसी देश की और अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से बढ़ती नहीं है, गरीबी तो वहीं होती है ज्यादा, जैसा हम लोग झेल रहे हैं। शुक्रिया ब्रजेश जी। जब हम आर्सिन डूमो के सोशल कैपिलरिटी थ्योरी को देखते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जितना छोटा परिवार होगा उतना ज़्यादा सोशल मोबिलिटी के आसार होंगे, तो आप आर्सिन डूमो बेसिकली वो एक फ्रेंच स्कॉलर थे और 1890 में उन्होंने सोशल कैपिलरिटी थ्योरी दिया था। किस तरह से फ्रांस में पूंजीवाद और प्रजातंत्र का विकास हुआ था, उसका अध्ययन करके, कई सेंसस का स्टडी करके उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। और इसका उपयोग कई सारे जनसंख्या नीतियों को बनाने में और उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ने में किया जाता है। निश्चित रूप से जो जनसंख्या की स्थिति है, आज कहा जा रहा है भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जन आबादी वाला देश हो चुका है। इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। यदि आप देखें, हमारा पॉपुलेशन यूथफुल है, तो निश्चित रूप से ह्यूमन कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में, मानव संसाधन के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले 25 वर्षों में भारत जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा है उसके हिसाब से हर 5वें कामकाजी लोगों में एक भारतीय होगा। इसका मतलब जो वर्कफोर्स का सप्लाई है उसमें आप जितना भी वर्कफोर्स का सप्लाई होगा, ये तो वही बात हो गई कि हमारा पैजामा फट जाए तो हम कहें नहीं अच्छा है, धूप और हवा तो मिल रही है पैरों को। नहीं, मैं दूसरी पक्ष की बात कर रहा हूं ब्रजेश जी। दूसरा पक्ष इसका यह है कि मैं अब अपनी बात को पूरा कर लूं। स्टैनफोर्ड के सेंटर ऑन चाइनाज इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशन अध्ययन, अच्छा लगा मुझे। मेरी दूसरी पक्ष की बात सुनी जाए। मैं जो अब दूसरी पक्ष पे जो बात कर रहा हूं, स्टैनफोर्ड में सेंटर ऑन चाइना इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशन है, जिसने अपने अध्ययन में यह पाया है चाइनीज पॉपुलेशन पे कि इनइक्वालिटी जो है, जो सबसे बड़ा कारण बनता है पॉपुलेशन ग्रोथ अगर सब्सटेंशियल होता है तो जो सबसे बड़ा चैलेंज भारत फेस करने जा रहा है वो अनइक्वालिटी का होगा और ये सबसे बड़ी समस्या बनेगी। हमारा जो आप बता रहे हैं ये आर्थिक असमानता है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई और किस तरह की असमानता की जिक्र आप कर रहे हैं? निश्चित रूप से आर्थिक असमानता की बात मैं कर रहा हूं। समाज में आर्थिक असमानता बढ़ेगी, हमारा जो प्रोडक्शन एंड सप्लाई है उसमें असमानता बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यह बताया गया, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ता है, ऑटोमेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आ गया है जी, अब तो मानव श्रम बहुत कम होगा। तो आप इसीलिए आप कम होगा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आपको जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसके अप स्किलिंग की जरूरत है। तो चैलेंजेस काफी होंगे, जो भी सरकारें होंगी उनको इस चैलेंजेस को एड्रेस शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी उन्नत विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ डिबेट में आ गए हैं, हमारे स्टेट हेड। वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका। आपको भी बधाई कि चाइना को हराकर आप नंबर 1 हो गए हैं और अब आप बढ़ती हुई आबादी के मामले में दुनिया में श्रेष्ठ हैं, आप सबसे आगे हैं। बिल्कुल बधाई है, क्योंकि हम क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है और आबादी में पहले नंबर पर आ गए हैं और विश्वगुरु एक क्षेत्र में तो हम बन ही गए। बाकी अब रोटी एक है, खाने वाले 4 हैं। जो डिमांड है उसकी मांग, उसकी तुलना में सप्लाई कम है और ये बात लगातार देखने में आ रही है। तो संघर्ष का सिस्टम और बढ़ेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और करीब 82 करोड़ लोगों को सरकार अभी राशन दे रही है इस देश में, तो गरीबी रेखा के नीचे कहिए उनको या गरीब मानिए, तभी उनको राशन लेना पड़ रहा है। उसके पीछे जनसंख्या ही कारण है एक बड़ा। लेकिन
बहुत बड़ी बात यह है कि इस पैदाइश पर, जनसंख्या पर रोक कौन लगाएगा, कब लगेगा। 2014 से भाजपा की बहुमत की सरकार है, वो चाहते तो कानून लाते और इस देश में अब तक 10 साल में काफ़ी कुछ अंतर आ सकता था। बहुत बड़े बड़े कानून बीजेपी लाई, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अभी उसका ध्यान नहीं गया है। इस पर भी ये ज़रूरत, आज जब देश की आबादी 142 करोड़ दिखी, तब इस बात पर सोचने की आवश्यकता है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि अभी तो 142, अब की बार 150 पार, मतलब चुनाव आओ तक 150 पहुंच जाए करोड़। तो ये भी कोई आश्चर्य नहीं, जब इस देश में कोई पार्टी, कोई सरकार इस पर कानून बनाने की हिम्मत नहीं करेगी तो क्या होगा। 70 के दशक में एक नसबंदी कानून आया था और तब देश की आबादी उस समय करीब 55 करोड़ थी, और अभी हम 2023 में आ गए। 50 साल में हम 1.5 गुना बढ़ गए, 2 गुना 2.5 गुना बढ़ गए, 150 करोड़ के आसपास आ गए। संजय गांधी को उस ऑपरेशन की बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन आज लोग सोचते हैं कि चारों ओर भीड़ है, भागम भाग है, रहने खाने की जगह नहीं, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, ऐसे अच्छा था कि अभियान सफल हो गया होता। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी आवाज़ आई कि हम दो हमारे दो, ये नारा फ्लॉप हो गया। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भी नारा फ्लॉप हो गया, कोई माना नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण आबादी बढ़ने का इस देश में यह है कि भाजपा ने हिंदुओं के मन में यह भर दिया है कि आबादी मुसलमान बढ़ाता है, इसलिए तुम डटे रहो, मानना नहीं, डरना नहीं। ये भी एक कारण लोगों के दिमाग में घुस गया है, और यही वजह है कि इस देश में कांग्रेस उसी वजह से डूब गई और उबर नहीं पा रही है। तो मुसलमानों की आबादी को जब तुलना की बात आती है तब लोग गुस्से में आ जाते हैं। और कोरोना में भी आबादी बहुत बड़ी, वर्क फ्रॉम होम करते रहे, लोग घरों पे रहे। पहले ब्रजेश जी आपको याद होगा, लेकिन ऐसे कोई एविडेंस है नहीं वीरेंद्र जी कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की तुलना में बढ़ी हो, कंपैरिजन करें तो। देखिए, लेकिन एक माहौल है, एक चर्चा है, एक मानसिकता बनती गई। देखिए, इस देश में भाषण से सब कुछ होता है, बस खाली बच्चा पैदा नहीं होता, बाकी सारा कुछ माहौल भाषण बनाता है और उसका अमल जनता करती है। तो एक वक्त था कि पीएससी पे, सीएससी पे, अस्पतालों में निरोध मुफ्त मिलता था, आम आदमी, गरीब आदमी वहाँ से लाता था और अपना जीवन चलाता था, आबादी पे कंट्रोल करता था। वो सब बंद कर दिया सरकार ने। गोलियां मुफ्त मिलती थी, वो बंद हो गई। तो अब जब सब जागरूकता पे और पैसा पे आ गया, तो फिर जो दावोस में सम्मेलन में बात आई है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ इस जनवरी में, कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रह जाएगा इस दुनिया में, तो अब गरीब आदमी के लिए रास्ता ही नहीं बचा है। वो परेशान होगा, संसाधन विहीन होगा और एक दिन गुमनामी में जीवन खो देगा, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो सरवाइव करेगा। तो हम उस व्यवस्था में चल रहे हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि जब बांग्लादेश के एक इमाम मुफ्ती काजी कहते हैं कि मेरे 11 बच्चे हैं और मेरी पत्नी से 12वीं बार गर्भवती हैं, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, हमारी जनसंख्या जिहाद से हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, उनके पास एटम बम है तो क्या वो हमें डरा देंगे, ये सब जो बातें आती हैं, यही सब तो भारत में विवाद पैदा करती हैं, बंटवारा पैदा करती हैं। हम तो देखते हैं कि आसिम बकार साहब बैठे हैं एक बड़े से ऊंचे से मसनद पे, तख्त नुमा उनका जो सोफा है एक बड़े से, वो अक्सर इस पे बैठ के डिबेट करते हैं और उनके कौम पर तमाम आबादी को लेकर हमले होते हैं। लेकिन आज उन्होंने इस पर ज्यादा बोला नहीं, इस पर और बोलने की जरूरत है। वो भी मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत तगड़ा उनका सोफा है, सिंहासन है जिस पर वो बैठते हैं, काफी महंगा है। और एक चीज ये कहूंगा कि देश के राजनेताओं को शायद इस देश की जनसंख्या पर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। वो सब चीज पर बोलते हैं लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पे नहीं बोलते। अपनी जात की बड़ी चिंता करते हैं, अपने वोट की बड़ी चिंता करते हैं, लोगों के दुख दर्द अस्पताल की बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन आबादी बढ़ती है उसकी कोई चिंता नहीं करते।
आबादी बढ़ेगी, स्कूल मनमानी फीस वसूलेगा, लोगों के पास अभाव है, इस सब पर कोई ध्यान ही नहीं जाएगा। जी, ऐसा लगता है खाली चुनावी फायदे के लिए सारी सियासत इस देश में चल रही है। अब आप देखिए कि जो बड़े बड़े आईएएस ब्यूरोक्रेट परीक्षा में जनसंख्या पर निबंध लिख के आवे थे, जब वो यहाँ आईएएस बन जाते तो वो भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने जिले में, अपने इलाके में कोई काम नहीं करते, कोई उपाय नहीं करते, उनको भी कोई चिंता नहीं, सुख सुविधा पूरी लेते हैं। अरे उनको मिल गया जो मिलना था, वो अपना मौज करेंगे कि अब जनता के लिए कौन फिक्र। ब्रजेश जी, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आदमी अपने बीवी से बड़ा परेशान रहता है, औरतों से बनती नहीं हर आदमी की। जब अब ये सब बात ना करो भैया वीरेंद्र, तब इतना क्यों झंझट कराओगे, ये लोग अभी घर जाएंगे बाइज्जत। लोग कहते जब बीबी से नहीं बनत तब इतना बढ़ गई, और अगर बनत हो तो कितना आबादी हो जात। ये भी कुछ लोग हैं इस तरह की बात करने वाले जी। तो बहुत सारी बातें ऐसी है। लेकिन रफीक सदानी साहब ने 20 साल पहले लिख दिया था कि हमारे देश का जो किसान है वो खाली अन्न पैदा करने में मजबूत नहीं है, वो जनसंख्या भी बढ़ाने में बड़ा मजबूत है। तो उनका एक साहित्य है, व्यंग है, आप सुनिएगा कि तू जितना समझत हो उतना महान थोड़े है, लिखत है खान पठान थोड़े है, और देखो आबादी माँ तो चीन का भी पछाड़ दिस, हमारे देश के मरियल किसान थोड़े है, और चुनाव आवा तो देख पड़े नेताजी तोहरे वादे का जनता भुलान थोड़े है। और रफीक ये सब मेकअप और मेहंदी के कमाल है, तू जितना समझत हो उतना जवान थोड़े है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी पॉइंटेड बात आपने कही। बहन भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मसले पर है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहता हूँ, बीजेपी के पास कोई एजेंडा है, कोई प्लानिंग है, कोई विजन है कि हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकें? देखिए, निश्चित रूप से अभी गुजरात के अंदर चुनाव हुआ तो गुजरात के अंदर ये विषय बहुत तेज़ी के साथ उठा और इस विषय पर चर्चा हुई कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए कई राज्यों में। और मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में भी इस प्रकार का नए कानून को लाए जाने की व्यवस्था है। तो इस पर सोच लगातार बन रही है और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि वकार साहब भी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी भी बैठी है, कांग्रेस भी बैठी है। कम से कम ये इस बात पर तैयार हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आना चाहिए। आपने बेहतर एक प्रयास किया है, सारे राजनीतिक दल एक मंच पर बैठे हैं और इस प्रकार एक बच्चे वाले कंसेप्ट को हम लोग बढ़ाएं, उस पर चर्चा शुरू करें। चर्चा से ही कोई बात निकलेगी? नहीं, निश्चित रूप से चर्चा से भाई बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। और जनसंख्या नियंत्रण पर निश्चित रूप से मतलब आज तो अगर सारे राजनीतिक दलों की अप्रिशिएट किया आपने, दूसरे चरण में ये बात स्वीकार की, मंशा अगर है तो वो बेहतर पटल पर बैठे हैं। लेकिन इसके साथ हमारी जो एक बच्चे के कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस पे विस्तार से चर्चा। हाँ, बिल्कुल, बाकियों की राय लेते। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, वन चाइल्ड। नहीं ब्रजेश जी, मुझे दो चीजें बतानी है। एक तो आप इस कंसेप्ट को अप्रूव करते हो, इस पे चर्चा बढ़ाई जाए। अभी सरकार कानून बनाए ना बनाए अलग विषय है, चर्चा शुरू हो। नहीं, वन चाइल्ड पॉलिसी के तो मैं फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये अभी साइंटिफिकली भी सही नहीं है। और अभी 2021 में और क्या बचा है डॉक्टर साहब? नहीं, मैं बता रहा हूँ ब्रजेश, इसको देखिए, मैं इस बात का श्रेय पंडित नेहरू को दूंगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। सन 1950 में वो विजन लेके पहली बार पूरे विश्व में कोई प्लानिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया था। पूरे विश्व में अकेला हिंदुस्तान था जिसने सन 60 के दशक में ये फैमिली प्लानिंग कमीशन लाया था। उस समय हमारी जो प्रजनन दर थी वो लगभग 6 के आसपास थी, जो कि बहुत ही चिंताजनक थी। उसका जो प्रोजेक्शन था कि अगर वो हो जाएंगे तो हम लगभग 150 करोड़ तो सन 90 में ही हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद से लगातार कई तरीके से फैमिली प्लानिंग पे काम हुआ। कई हुआ। फिर वो 1990 हम लोग इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इतिहास के जो तथ्य हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं जो अभी इस वक्त है। आप वन चाइल्ड पॉलिसी को का अपोज करते हैं, राइट? क्योंकि वो भी अभी सुषमा सिंह नहीं है। आप भी मेरी बात तो पूरी हो जाती है। यस, कंप्लीट करें, 20 सेकंड। तो आज हम लोग का जो प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी, वो 2.2 है।
और कहते हैं स्थायित्व आता है 2.1 पे, मतलब जितनी मृत्यु होती है उतनी ही जन्म जी नहीं, तो स्थायित्व आता है 1.3 पे। अगर हम जो यूनाइटेड नेशन नहीं, की आप रिपोर्ट उसको कहती है लीजिए 1.3 पे आता है, 2.1 पे आता है, 2.1 और अभी पे आता आप है, अगले 40 और ये साल तक stability यूं rate ही होता इसी है। अप और ट्रेंड हाँ, में रहेंगे। 2.2 पे ही स्टेबिलिटी है। विजय जी उसको देख लीजिए। और वो अगर हम इस तरीके से ये करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास एक प्रौढ़ जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जिससे समाजवादी पार्टी वन demographic चाइल्ड dividend पॉलिसी को बढ़ता अपोज जाएगा। करेगी। सुषमा जी, आप क्या चाहती हैं? आप भी क्या वन चाइल्ड पॉलिसी को अपोज करेंगी, या फिर अब ये वक्त है कि भारतीय समाज को इसके बारे में बहुत गहन चिंतन करना चाहिए, वन चाइल्ड? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो एक शिक्षित वर्ग उसकी जरूरतें के बारे में जरूर सोचता है। बच्चे के साथ जब तक एक उसका भाई बहन किसी भी रूप में 2 बच्चे इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि केयरिंग शेयरिंग बहुत सारी चीज़ें, मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक डेवलपमेंट भी होता है। तो मैं हम और भी कोई तरीका 2 निकाल बच्चों सकते के हैं फेवर, इसका, जरूरी नहीं कि 2 बच्चे हों। तो मुझे अभी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करती हूँ तो 2 बच्चों के ऊपर आती हूँ। ऑलराइट, आसिम वकार साहब, वन नेशन, वन फैमिली, वन चाइल्ड, ओके? नहीं, देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले 2 लाइनें और बोलना चाहूँगा। मैंने जब शुरुआत में बोला था तो मैंने कहा था कि 40 साल पहले ही इसका वक्त आ गया था, और अगर अब हम कंट्रोल करने पे आएंगे तो 70 साल लग जाएंगे। जिन लोगों के, ये सबसे बहुत आम सी बात है कि जो परिवार बड़े होते हैं उनकी इकोनॉमिक हालात जो है वो खराब होते हैं। यही देश पे लागू होता है। अगर आबादी बहुत बढ़ जाएगी तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि अगर देश के लिए हम सब अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो देश के लिए बनाए गए कानून के साथ हर कीमत तो आप अप्रिशिएट करेंगे वन चाइल्ड पॉलिसी को? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार कदम तो उठाए। ओके, राइट, आप सपोर्ट में हैं। अब वो सीएनआरसी टाइप का कानून लेके ना आ जाए। हाँ, नहीं, ठीक तो है, वो बीजेपी है ना, उस पर तो हम बात कर सकते हैं। मुसलमान, पर इन प्रिंसिपल आप अप्रूव करते हैं, दैट्स और बाकियों को छोड़ दीजिए। इन प्रिंसिपल आप अप्रूव किया, ये इंपॉर्टेंट है। जो देश के लिए पॉलिसी होगी उसको सपोर्ट करेंगे। करेक्ट। धर्म विशेष के लिए पॉलिसी लेकर आएंगे, जाति विशेष के लिए लेके आएंगे तो कैसे कर देंगे हम? वो तो चलिए डिबेटेबल है, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उस पर बात करेंगे, बट मोटा मोटी आप इस बात से सहमत हैं? वैसे ये इनका प्रस्ताव नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से ठेल के ये बात रख रहा हूँ। ठीक, अच्छे लोग नहीं है सर। ओके, ठीक है, वो हम चर्चा कर लेंगे, ये अच्छे खराब जैसा भी होगा इनसे चर्चा करेंगे, बट मोटे तौर पर आप अप्रूव करते हैं इस पॉलिसी को। उमाशंकर जी, आपका क्या कथन है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को मैंने आपसे कहा कि अगर देश हित में और जनहित में पॉलिसी होगी तो उसको कोई मना नहीं करेगा। उमाशंकर जी, वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने का वक्त है, दूसरे धर्म को खत्म करने की पॉलिसी आएगी। MIM अप्रूव कर रही है, समाजवादी पार्टी स्ट्रांग अपोज, सुषमा जी स्ट्रांग अपोज। देखिए ब्रजेश जी, वन चाइल्ड पॉलिसी जो है ये डिबेट और मंथन का विषय है, और सभी दलों को बैठ के विचार विमर्श के बाद इसको तय करना चाहिए। आप इसका विरोध तो नहीं करते? नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आइडियोलॉजिकली वो ठीक है, कर रहे हो आइडियोलॉजी। सुन लीजिए ब्रजेश जी, अगर आप वन चाइल्ड की पॉलिसी का समर्थन करते हैं तो उन बच्चों के इमोशनल ग्रोथ को देखने के लिए आपको फिर ज्वाइंट फैमिली का भी समर्थन करना होगा, क्योंकि ये अभी न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझिएगा। हम एक इन प्रिंसिपल किसी बात पर सहमत हो जाएं कि ये प्लेटफॉर्म सही है, फिर उस प्लेटफॉर्म को सजा लेंगे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर और भी अच्छाइयाँ खोज लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस पे धीरे से चलने की जरूरत है। अरे भैया, क्यों आप मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो वकार साहब? दबाव मत बनाइए किसी को। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी बात आ जाए। ये कोई दबाव बनाना तो देखिए, हम भाजपा के लोग नहीं है ब्रजेश जी, भाजपा के लोग नहीं है। 4 बच्चे और 10 बच्चे पैदा करने की बात करेंगे, इसको बहुत ये गंभीर विषय है। बच्चे 2 ही अच्छे, कानून बनाइए, स्वागत है। एक बच्चा अभी जो है ये जागरूकता फैलाने का विषय। और आप देखिए, तमाम लोग हैं जो एक ही बच्चा रखते हैं क्योंकि वो जागरूक है, उनको पता है कि हमें कैसे एक बच्चे को ग्रोथ देना है। तो एक बच्चा मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से कि वो जागरूकता का विषय है, 2 बच्चे कानून का विषय है।
ज्वाइंट फैमिली को प्रमोट करने का समय है, न्यूक्लियर फैमिली को डिमोट सुशील दुबे जी, आप क्या मत रखते हैं कि ये सही वक्त है, मुनासिब वक्त है वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए? भारतीय समाज में चिंतन शुरू होना चाहिए। ब्रजेश जी, इस देश में इतिहास बनने जा रहा है सेंट्रल विस्टा के रूप में। कुछ दिनों बाद मोदी जी देख भी आए हैं, तो उसी सेंट्रल विस्टा में पहली बैठक सांसदों की इसी बात पे अगर हो जाए तो एक इतिहास और बन जाएगा। वैसे ब्रजेश जी, 9 साल से देश मोदी जी का मुंह देख रहा है, किसी कारण से देख रहा है, लेकिन देख ये रहा है कि राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, कश्मीर हो गया, तलाक हो गया, तो कह रहा कि मास्टर स्ट्रोक होगा। इस चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल मोदी जी ला ही देंगे, भले ही डर किसी और से हो उनको, लेकिन ये हिंदुओं की मांग है कहीं ना कहीं किसी कोने में। तो हम समझते हैं मांग आपके माध्यम से सेंट्रल विस्टा में ये मांग अगर पूरी हो जाएगी तो देश। और ये आप मुनासिब वक्त मानते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी पर बात होनी चाहिए? इससे बड़ा मुनासिब वक्त तो हो ही नहीं सकता। और क्या रोटी छीननी है, यहाँ पर मार होनी है, यहाँ खूनी क्रांति होनी है, क्या अगर चाहेंगे लोग? इतना अच्छा मुनासिब वक्त और कब मिलेगा सेंट्रल विस्टा का? और मोदी जी के रहते इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। आप बड़ा नैतिक दबाव बना रहे हैं। अब इतना विश्व गुरु के समय पर इतना, देखिए, भयानक समस्या सामने खड़ी है, और भयानक समस्या को मोदी डिमांड कर रहे हैं कि तंज कस रहे हैं आप? भयानक समस्या को मोदी जी ही निपटा सकते हैं, सेंट्रल विस्टा में निपटाएंगे, या आप यकीन मानिए ब्रजेश जी, आर्काइव में लिख लीजिए। राहुल सिंह जी, अगर हम लोग वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, चाइना ने भी किया, अब उन्होंने हालांकि वो बर्थ कंट्रोल से उस पॉलिसी को अब थोड़ा वो फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। अब ये सही वक्त है कि उन्होंने तो वक्त रहते नियंत्रण किया, अब हमें भी उस पॉलिसी को अडॉप्टेशन पर विचार करना चाहिए। जो हमारे पास सॉल्यूशंस है उसमें वन चाइल्ड पॉलिसी एक ज़रूरत है ऐसे टाइम में, और उस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसा कि उमाशंकर पांडे जी ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनके इस बात से कि हमें काफ़ी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। सामाजिक जागरूकता से ही वन चाइल्ड पॉलिसी यदि हम बनाते भी है तो उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो एक सख्त पॉलिसी और एक मजबूत सामाजिक जागरूकता नीति के तहत हम जनसंख्या नियंत्रण के तरफ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबका बहुत विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक मसले पर इस चर्चा में आप सब ने शिरकत की। बहन भाइयों, आप सब भी वन चाइल्ड पॉलिसी के अडॉप्टेशन को लेकर उसके क्या सकारात्मक पहलू हैं और क्या नकारात्मक पहलू हैं, इसके बारे में विचार शुरू करिए, और इस पर एक ओपन फोरम में डिबेट होनी चाहिए, ताकि हम भारतीय समाज को ज़्यादा बेहतर और अच्छी जीवन शैली दे पाएँ, स्वयं भी और आने वाली पीढ़ियों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस सार्थक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।